चलिए, गुड इवनिंग। आइए, शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम देखेंगे। आप बताएंगे कि शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा है कि शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण है। वेरी गुड। कल जो हम बताए थे वो हम खाचा से हम बताए थे, याद होगा, स्कीमा बना हुआ होगा। ये क्या है? शिक्षा है। ये क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन है। और ये क्या है? आपका शिक्षण है। शिक्षण करने का मतलब क्या है? टीचिंग है। टीचिंग है। हम बताए थे कि मैडम एजुकेशन ले करके आई है तब टीचिंग कर रही है। तो क्या है? एजुकेशन एक फुल फेज में है और ये पढ़ा रही है, यानी उसके पास डिग्री है, सारा चीज़ है, जानकारी है, अनुभव है, सब है। ये क्या है? शिक्षा है। शिक्षा क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का आधार है। और शिक्षण क्या है? बच्चों के अधिगम देने का आधार है। और शिक्षण कौन करता है? एक टीचर करता है। समझ गए बात को? आइए अब इस चीज़ को हम समझेंगे और जानेंगे। शिक्षण और शिक्षा में अंतर कह रहा है कि शिक्षण एक विधि है, कौशल है। कौशल कहने का अर्थ है, जो हम पीछे क्लास में हम बताए थे कि स्किल। कौशल का इंग्लिश क्या है? स्किल। ये स्किल का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो हम बताए थे कि स्किल का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले आपको इन्फॉर्मेशन आएगा। पहले आपको इन्फॉर्मेशन आएगा। इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना। सूचना का संग्रहण होगा, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। उसके बाद नॉलेज होगा। नॉलेज होगा। नॉलेज मीन्स ज्ञान, हिंदी। और उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका टीचिंग होगा, सॉरी। उसके बाद क्या होगा? आपका स्किल होगा। स्किल होगा जिसको हम क्या कहेंगे? कौशल। कहने का अर्थ हुआ कि जब आपके माइंड में सूचना का कलेक्शन होता है, सूचना का कलेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। नॉलेज का कलेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। और यही कौशल आपको क्या करवाता है? व्यवहार में दिखाई पड़ता है, व्यवहार के द्वारा परिलक्षित होता है। अब आइए, शिक्षण एक कौशल है जिसके द्वारा शिक्षा को क्या करेंगे? प्रभावशाली बनाएंगे। हम जो एजुकेशन ले करके आए हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, तो मुझे जानकारी है, जितना नॉलेज है उसको हम क्या कर रहे हैं? अपने व्यवहार के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये क्या है? कौशल है। समझ रहे हैं? शिक्षा बालक को सर्वांगीण विकास का एक साधन है। शिक्षा हम लिए, मेरा क्या हुआ? ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। ओवरऑल डेवलपमेंट कहने का अर्थ क्या हुआ? शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, सारा चीज, नैतिक, जितना है सब, संज्ञानात्मक, टोटल सर्वांगीण डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट है शिक्षण। शिक्षा के अंतर्गत एक संकुचित प्रकरण है। अभी हम पिक्चर दिखाएं, हम फिगर डायग्राम लिए, तो ये क्या है? टीचिंग है। ये क्या है? एजुकेशन है। तो शिक्षण शिक्षा के अंतर्गत क्या है? नैरो प्रकरण है। शिक्षा का स्वरूप क्या है? व्यापक है। देख रही हैं कितना बड़ा है? उसको आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं। मरते दम तक एजुकेशन लेती हैं। ये आप सोचेंगी कि हमने पीएचडी कर लिया, अब खत्म हो गया। नथिंग। एक विषय में करेंगे, 2 विषय में करेंगे, 3 विषय में करेंगे, 4 विषय में करेंगे, 5 विषय में करेंगे। 5 विषय में खुद हम पीजी हैं, एक में पीएचडी है। 6 विषय में करेंगे, 7 विषय में करेंगे, जितना क्यूरियस है। शिक्षण का सामान्यतः क्षेत्र स्कूल तक सीमित रहता है। क्या? स्कूल, विद्यालय और कॉलेज में ही शिक्षण करेंगे ना। लेकिन ये क्या होती है? शिक्षा क्या होती है? जीवन पर्यंत चलते रहती है। अभी बोले कि जब तक हम नहीं डेथ करते हैं तब तक हम क्या करते हैं? शिक्षा। कुछ ना कुछ औपचारिक तथा अनौपचारिक। ये नहीं कि डिग्री मेरे पास है तो बहुत हम एडुकेटेड हैं, नथिंग। अनौपचारिक भी शिक्षा आपको व्यवहार में काम देता है। यदि आपका सकुशल व्यवहार है तो हम समझते हैं कि इसकी संस्कार क्या है? बहुत बेहतर है। समझ रहे हैं बात को? शिक्षण का उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार होता है। अब हम बात बताए थे कि लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य के अंदर क्या होता है? उद्देश्य होता है। ये आपका ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो यही चीज आपका बेसिक ही आपका आगे प्रोग्रेस करेगा। उद्देश्य क्या है आपका? जो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आपका सीटेट है। लक्ष्य क्या है? सीटेट है। ये क्या है? दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक है। अब उद्देश्य क्या है? सीटेट के लिए हम सीडीपी भी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? भाषा भी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? ईवीएस भी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ भी पढ़ रहे हैं।
जो डे टू डे रूटीन के अनुसार वेरिएबल हो रहा है वो क्या हो रहा है, डेली उद्देश्य तय हो रहा है ना, कि हमको एक रणनीति, एक क्या है अल्पकालिक, एक क्या है अल्पकालिक, ये थोड़े बस जिस तरह से टॉपिक हम चूज करते हैं वैसे ही उद्देश्य निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है ना। जब तक वो कंपीट नहीं कर जाते हैं तब तक दूसरे में नहीं हम एंट्री करते हैं, तो लक्ष्य वही रहता है ना, कि लक्ष्य बदल जाता है, नहीं बदलता है। ध्यान से समझिएगा, शिक्षा के लक्ष्य राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक पक्षों पर आधारित होता है। मेरा जो शिक्षण के उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार होता है, मेरा एजुकेशन का जो गोल है उसी के अनुसार टीचिंग का लक्ष्य होता है। हम यहाँ पर एसएससी का पढ़ा रहे हैं नहीं ना, हम किस चीज़ का पढ़ा रहे हैं, सीटेट एस्टेट यही पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी हैं, हम एसएससी का नहीं पढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार ही ना शिक्षण तय किए उद्देश्य। यहाँ क्या है, शिक्षा का लक्ष्य है राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक पक्षों पर आधारित होता है। यानी हम एजुकेशन लेते हैं या एजुकेशन बच्चों को देते हैं या एजुकेशन बच्चे लेते हैं तो उससे एक समाज का निर्माण होता है, एक राजनीतिक विचारधारा का निर्माण होता है, एक दार्शनिक आधार यानी एक थॉट बनता है, जो थॉट क्या होता है किसी के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है, समझे सॉरी। जैसे जॉन डीबी जो कहें कि शिक्षा का आधार या शिक्षण का आधार क्या है, त्रिध्रुवीय है। ये क्या दार्शनिक आधार है ना। अब त्रिध्रुवीय कहने का मतलब कि टीचर और स्टूडेंट जुड़ते हैं, ऐसे ही जुड़ते नहीं। किस आधार पर जुड़ते हैं, पाठ्यक्रम के आधार पर जुड़ते हैं। बीच में पाठ्यक्रम होना बहुत जरूरी है। ये क्या दार्शनिक आधार है। ये दार्शनिक दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है क्या, देखना या पथ प्रदर्शक। तो जो पथ रास्ता दिखाता है वही क्या है, दार्शनिक आधार है। आइए, शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया है। ये क्या है, औपचारिक है। औपचारिक कहने का मतलब क्या है, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित लक्ष्य, निश्चित अधिगम, यानी सब क्या है, फिक्स है आपका। फिक्स के अलावा कुछ इधर से उधर नहीं है। लेकिन शिक्षा क्या औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों है। फर्स्ट जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं समाज से, परिवार से, ये क्या है, अनौपचारिक है, जहाँ आपका संस्कार का निर्माण होता है, जहाँ आपका विचारधारा का निर्माण होता है, जहाँ आपका पहनावा ओढ़ावा, वेशभूषा, बोलचाल, जहाँ भाषा का ज्ञान होता है, ये सब क्या है, सब अनौपचारिक है। औपचारिक क्या है, जब आप बाल्यावस्था में विद्यालय जाती हैं और विद्यालय में जा करके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ती हैं और एक उद्देश्य, एक लक्ष्य का तय करती हैं और उस लक्ष्य के अनुसार आपका उद्देश्य निर्धारित होता है, ये क्या है, औपचारिक है। क्लियर। शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित रहता है, रियल बात है। हम पाठ्यक्रम सीटेट का लिए है ना, उसी के आधार पर ना बता रहे हैं। और इसमें लक्ष्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों आदि सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। किस में, शिक्षा में हम ये तो पाठ्यक्रम, जब हम टीचिंग करते हैं तो ओनली पाठ्यक्रम पर फोकस करते हैं कि जो पाठ्यक्रम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। जैसे हमने शुरुआत में चर्चा किया है कि सीटेट अपने सिलेबस को बदल रहा है, अपने जो जितने सारे रूल रेगुलेशन है, जो आधार है, लेने का आधार है, टेस्ट लेने का आधार है, एग्जाम लेने का आधार है, सब शेड्यूल को बदल रही है, जितना है नॉर्म सबको बदल रही है। तो ये पाठ्यक्रम है। अब इसमें शिक्षा में क्या है, हम अपना लक्ष्य देख लेते हैं, हम अपना पाठ्यक्रम देख लेते हैं। औपचारिक में हम अपना टीचिंग टेक्निक देखते हैं, सभी पक्षों पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। अब ये तो हम बता दिए, शिक्षा और शिक्षण बता दिए, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो टॉपिक है आपका शिक्षण, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, ये आपका भरा हुआ रहता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, सभी जगह रहेगा, सीटेट स्टेट जितना है। या तो आपके बीएड, आप जो ये पढ़ रही हैं ना, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप जाइएगा, वैसे ये आ जाएगा। ये आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, एक यूनिट नहीं 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, समझे। फिर आपको सेकंड ईयर में जो आप एग्जाम दीजिएगा उसमें ज़्यादा नंबर उठेगा, वहाँ पर भी ये भरा हुआ है। आइए, शिक्षण क्या है, अंतःक्रिया युक्त है। अंतःक्रिया कहने का मतलब क्या है,
हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रही हैं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है अलका, क्या हो रहा है? अंतःक्रिया मतलब होता है क्या? हम अंदर घुस गए हैं तब? अंतःक्रिया का मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं यानी टीचिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अधिगम कर रहे हैं। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इस इट मीन्स कि अंतःक्रिया हुआ है, तब व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। समझ रहे हैं? यानी एक दूसरे से जुड़ कर करके किसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है? आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। मेरे व्यवहार में तो परिवर्तन पहले ही हो गया। समझ गया? अंतःक्रिया आवश्यक नहीं है, अनुदेशन में अंतःक्रिया आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर अंतःक्रिया कैसा होगा? ये होगा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। भावना से जुड़ गई ना कि मैडम जुड़ गई ना, यहाँ पर भावना से जुड़ गई। अब हम बोलें कि हम पढ़ाएंगे, जस्ट ही देंगे क्वेश्चन, अब क्या हो गया? क्रिया के लिए भी तत्पर हो गई। लेकिन यहाँ आइए अनुदेशन में, अनुदेशन किसके द्वारा होगा? मशीन। मशीन कहने का मतलब क्या है? यूट्यूब पर गई, टॉपिक देख ली, पढ़ ली। यूट्यूब क्या कहता है अलका? यूट्यूब क्या कहता है कि जल्दी पढ़ो, हम 10 को क्वेश्चन देंगे? नहीं कहता है। आपको 7 से 8 मिनट होता है, गाल पर से हाथ हटाइए, 7 से 8 मिनट होता है। उसके बाद क्या करती हैं? झट दिया दूसरा वीडियो देखते ही, वो क्या कह रहा है? टॉपिक भी नहीं खत्म हुआ, दूसरा देख लेती हैं, वो क्या कह रहा है। स्थिर नहीं रहती हैं। लेकिन ये क्या है? स्थिर। अभी हम बोले गाल पर से हाथ हटाइए, यूट्यूब कभी नहीं कहेगा, वीडियो कभी नहीं कहेगा कि गाल पर से हाथ हटाइए। वो कहेगा कि वीडियो देखते रहिए, सो जाइए, बहुत आरामदेह है। समझ रहे हैं? तो ये क्या? अंतःक्रिया आवश्यक नहीं है। ये किसके द्वारा होता है? मशीन के द्वारा होता है। यानी अंतःक्रिया आवश्यक नहीं, तो वनली क्या होगा? ज्ञानात्मक पक्ष का डेवलप होगा। वनली आप ज्ञान लीजिएगा, किससे? उस टेक्नोलॉजी से। समझ गए? उस सॉफ्टवेयर से, उस वीडियो से। अनुदेशन शिक्षण का ही भाग है। अब इस पिक्चर को देखिए, ये क्या है? ये क्या है? टीचिंग है। और अंदर क्या है? अनुदेशन है। यही चीज है ना? ये क्या है? शिक्षण है। और ये क्या है? अनुदेशन है। हम क्यों शिक्षण के अंदर अनुदेशन को रखे हैं? क्योंकि शिक्षण में क्या है? ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, और क्या है? क्रियात्मक है। ये तीनों पक्ष है। लेकिन अनुदेशन में क्या है? अनुदेशन में क्या है? वनली ज्ञानात्मक है, वनली ज्ञान परोसा जा रहा है, ज्ञानात्मक पक्ष डेवलप होता है। तो ये अंदर आ जाएगा ना। आपकी पिक्चर रहेगी या असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन रहेगा, असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन रहेगा। पिक्चर हम इसलिए ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं कि आपका असर्शन रीजन क्लियर हो। समझे? तो ध्यान से इसे समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब कह रहे हैं अनुदेशन शिक्षण का ही भाग है। क्लियर? यहाँ क्या? अनुदेशन में शिक्षण नहीं होता है। अनुदेशन में शिक्षण होगा कि शिक्षण में अनुदेशन होगा? शिक्षण में अनुदेशन होगा। शिक्षण ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक होता है। एक उधर होगा, अंदर होगा, भावात्मक होता है। इसमें कुछ नहीं है। देखिए खत्म है, यहीं तक है। क्लियर? इस चीज को कंसेप्ट क्लियर कर लिए। ये छूटा हुआ हम लिख दिए। शिक्षण ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। समझ गए? क्रियात्मक हम बताए थे। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है? ज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी बताया ना जी। ज्ञानात्मक पक्ष किसके द्वारा होता है? ज्ञान किसके द्वारा होता है? हेड के द्वारा होता है। भावात्मक किसके द्वारा होता है? भावात्मक पक्ष में कौन होता है इन्वॉल्व? हार्ट होता है। दिल से जुड़ जाती है ना। अब क्लास कर रही हैं, मैडम से जुड़ गई ना, क्लास कर रहे हैं, सर से जुड़ गए हैं ना। अब बीएड कॉलेज जाती होंगे, कोई कोई टीचर आपको बहुत अच्छे लगते होंगे। कितना हार्ड, कितना स्पीडली हार्डली बोली कि जो लगते हैं वो चले गए हैं। कहाँ चले गए? टीचर में हो गया। हाँ, तो जाने घड़ी रोई भी
नहीं रोई, मिल करके नहीं गए, नहीं रोने वाले में से हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन भावना से जुड़ी हुई थी ना। हाँ तो भावना से जुड़ी हुई थी, नाम से सटीक लड़की है, नाम से आज के युग की लड़की है। रोने से कुछ मिलता है? नहीं मिलता है, नथिंग। देखिए एक बात, एक फंडा जानना पड़ेगा, या तो है चरितार्थ सही है, या तो आप हमसे बेहतर ही बनिएगा, या तो आप हमसे नीचे ही बनिएगा। जैसा तो कोई बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसा जिन ही नहीं है, ट्यून्स भी नहीं जैसा होता है, तो आप कहाँ। तो इसलिए बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, और या तो जैसा टैलेंट है, ये हम कोई टीचर नहीं कहेगा कि आप हमसे नीचे रहिए। जो अच्छे टीचर होते हैं ये हमेशा कहते हैं कि आप हमसे बेहतर रहिए, बेहतर रहिएगा तभी ना मेरा नाम रोशन कीजिएगा। चलिए आइए, और क्रियात्मक क्या, क्रियात्मक पक्ष क्या। लेकिन जब भी टीचिंग आप बेस्ट करती हैं, अनुभव का करामत होता है, एक दिन में बेस्ट नहीं होता टीचिंग। ये आपका जितना दिन का अनुभव रहेगा वो उतना ही निकलेगा। एक क्रियात्मक पक्ष क्या होगा, हैंड, हैंड से आप क्रिया कीजिएगा ना। ये आप याद रखिए, ये आपका क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब जगह। इससे ये बहुत VVI है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है, एक या दो क्वेश्चन जरूर रहता है। आपके बीएड में भी रहता है, आपके सीटेट में भी रहता है, आपके एस्टेट में भी रहता है, आपके UGC नेट में भी रहता है। कोई क्वेश्चन है तब जहाँ नहीं समझ में आवे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू मी। शिक्षण अधिगम संबंध, शिक्षण कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, टीचर कर रहा है। अधिगम कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है। अब क्या संबंध है जो समझेंगे, यहाँ आप समझिए। अधिगम बीच में, बेचारा अधिगम बीच में है। टीचर कह रहा है घींचो आबो, स्टूडेंट कह रहा है आबो, दोनों साइड कह रहा है आबो आबो। टीचर पहले ही अधिगम कर चुका है बाबू, शिक्षा ग्रहण किया है ना, एजुकेशन लेकर के आपके पास ना टीचिंग करने आया है, तो व्यवहार परिवर्तन ऑलरेडी कर चुका है, यानी अधिगम का पार्ट पहले ही बन चुका है वो, तो ये तो लेगा ही लेगा। स्टूडेंट को इसमें अधिगम में लाया कौन, टीचर, ये भी ले रहा है। आपके पिक्चर असर्शन रीजन में इस तरह के रहेंगे, आप समझ लीजिए। जो सिलेबस बदलेगा, कोई ऐसा भरोसा नहीं है कि ये पिक्चर ना दे, हो सकता है टफ करने के लिए कुछ भी दे सकता है। तो ये अधिगम का पार्ट है, तो आप दम से दिमाग लगा लीजिएगा। टीचर तो अधिगम देता है, टीचर अधिगम में क्यों रहेगा, टीचर ऑलवेज अधिगम में रहता है। हम जो प्री एक्टिव फेज कर करके आते हैं क्लासरूम में, हम जो कैरिकुलम है, जो सिलेबस है, उसके अंतर्गत हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, और क्या करते हैं, सिलेक्शन और डिवीजन कर लेते हैं कि हमको इतना ही पढ़ाना है बच्चों को जा करके इतना मिनट में, और इतना टॉपिक को और यूनिट वाइज ऐसे से पढ़ाना है। आइए, शिक्षण व अधिगम एक दूसरे के क्या है, पूरक है। एक क्वेश्चन बार बार आती है, आप लोग गलत करते हैं। शिक्षण, आप क्या गलत कीजिएगा, शिक्षण और अधिगम में सीधा संबंध है, सीधा संबंध नहीं होता है, एक दूसरे का पूरक होता है। समझ रहे हैं, शिक्षण अधिगम एक दूसरे का पूरक कहने का मतलब क्या है कि हम शिक्षण दे रहे हैं, आप अधिगम ले रही हैं, टीचर स्टूडेंट नहीं रहेगा तो टीचर दे देगा, तो क्या एक दूसरे का पूरक है। आप रहिएगा, हम नहीं रहेंगे तो ले लीजिएगा टीचिंग। आप यदि यूट्यूब से भी ले लिए, यदि टेक्स्ट बुक से भी ले लिए, तो आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो क्या कीजिएगा, टीचर को ढूंढिएगा ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे इसमें सीटेट का एग्ज़ाम दे करके आए होंगे, नंबर भी आया होगा, लेकिन उस समय आपका नॉलेज, अब जो पढ़ लीजिएगा उसका नॉलेज, दोनों में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा, 100% रहेगा। इसलिए रहेगा कि आपने अधिगम ले लिया और उस समय अधिगम नहीं हुआ था। शिक्षक नहीं, शिक्षण है, यहाँ टाइप गलत है। शिक्षण एक कार्य है, अधिगम एक उपलब्धि है। शिक्षण एक कार्य है, हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं ना, आप अधिगम कर रही हैं, क्या है, अचीवमेंट है ना, आपका कार्य नहीं है, एक क्या है, अचीवमेंट है। शिक्षण बाह्य है, जबकि अधिगम क्या है, आंतरिक है। आप कैसे कहिएगा, कैसे बाह्य है, कैसे आंतरिक है। हम उछल उछल के पढ़ा रहे हैं, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है,
पूरे एक्टिव हो रही है। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? एकदम से शांत होकर के सुन रही हैं, जैसे सत्यनारायण स्वामी की कथा हो रही है। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या है? आंतरिक है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। कब दिखाई पड़ेगा? जब हम आपको क्वेश्चन देंगे आफ्टर लेक्चर या आफ्टर जो टीचिंग है, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप क्वेश्चन बनाइएगा। 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही जा रहा है, इट मीन्स आपका अधिगम हो गया, तब जा रहा है। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? आंतरिक है। फीडबैक हम लेते हैं, जो हम पढ़ाने के बाद क्वेश्चन देते हैं, फीडबैक लेते हैं, तब हम मोटिवेट हो जाते हैं। आप भी मोटिवेट हो जाती हैं कि हमने इतना बना लिया, इट मीन्स हम समझ गए उस टॉपिक को। अब यहाँ देखिए, ये पिक्चर को समझना होगा। ये शिक्षण है, ये पूरा क्या है? शिक्षण है। शिक्षण के अंदर क्या है? अनुदेशन है। और जो अधिगम है, अनुदेशन से भी अधिगम होता है, अनुदेशन से भी अधिगम होता है, और शिक्षण से भी अधिगम होता है। ये दोनों में क्रॉस कर रहा है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप इस पिक्चर को देख लीजिए और समझ लीजिए। पिक्चर के द्वारा ही आपका समझने का आधार क्या होता है? अस्थायी होता है। शिक्षण अधिगम के सोपान, स्टेप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग या टीचिंग लर्निंग, हम कुछ भी बोल सकते हैं, टीचिंग ही बोल सकते हैं। समझ गए? यहाँ पर शिक्षण अधिगम है तो टीचिंग लर्निंग होगा। स्टेप्स, स्टेप्स मीन्स क्या हुआ? चरण, स्टेप बाय स्टेप। हाँ भाई, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। आइए, हाँ क्या? हाँ, क्रमानुसार होगा। वेरी गुड। आप जिस तरह से समझ जाइए, ये जनरलाइजेशन हुआ, आप जिस तरह से समझ लीजिए। अब यहाँ पर शिक्षण अधिगम का नियोजन हम पहले क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। फर्स्ट, आपको याद नहीं रहेगा तो हम एक निकबट बताएंगे, आप इसको रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहला हम किसी चीज़ को करने के लिए चलते हैं तो प्लानिंग करते हैं। आप यहाँ सीटेट तैयारी करने के लिए आए होंगी तो पहले प्लानिंग की होंगी। किससे प्लानिंग की होंगी? आप एग्ज़ाम दे कर सीटेट का आई होंगी, बताते हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम दे करके आई होंगी, रिजल्ट आया होगा, सोची होंगी कि लगता है अब नैया पार नहीं होगा, नैया डूब रहा है। मम्मी पापा से बोली होंगी, मम्मी पापा कहेंगे बेटा देख लो, कहूँ देख लो। दोस्त से तुरंत फ़ोन की होंगी, कहाँ चलना है सेल्फी, कहाँ क्या होगा सेल्फी, अच्छा रुको ना हम पता लगाते हैं। तो क्या कीजिएगा? तो आप क्या कीजिएगा? ऐसा ही होगा ही। मेरे पास आज का अनुभव नहीं, 10-15 साल का अनुभव है मेरा। टीचिंग किए हुए आज 15 साल, मेरा टीचिंग किए हुए आज 15 साल हो गया। पहले तो अब ISC का फिजिक्स पढ़ाते थे, लेकिन ये 15 साल हो गया टीचिंग करते करते, तो अनुभव तो होना ही होना है। हम सीटेट पढ़ा रहे हैं 2013 से यहाँ, समझे? ये आज हर एक स्कूल में मेरे टीचर हैं, मेरे स्टूडेंट टीचर भरे हुए हैं। जहाँ जाइएगा, जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी, अभी BPSC से ज्वाइनिंग हुई, उसके पहले निशा वहाँ थी, तो प्रगति आइकॉनिक क्लास का बैग ले करके गई, तो बोली कि प्रगति मैडम के यहाँ पढ़ती है। तो हाँ, तो हम भी पढ़े हैं 4 साल पहले। अब वो कही कि हाँ हम इस बार BPSC वहीं पढ़े हैं, तो बस हो गया सब दोस्ती। तो जहाँ जाइएगा, जहाँ स्टूडेंट मिल ही जाएगी, इतना साल में तो मिल ही जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो इसी तरह से होगा। आप फिर कहिएगा, शिल्पी कहेगी हाँ पता लगाते हैं, उनके भाई पता लगाएं, लाएं, हाँ 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 हम पढ़ने आए हैं, मुझे समझ में आ रहा है। अब अच्छे हैं कि नहीं है, आ करके तुम देख लो, समझे? क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे हैं तो किसी को ऐसा बात नहीं कि अच्छे लगेंगे, तो आ करके देख लो। और फिर दूसरी बात है कि आप पूछे रिजल्ट परफॉर्मेंस, तो 100% श्योर है कि जो क्लास डेली करेंगे तो रिजल्ट होगा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ से रिजल्ट नहीं होता है, 100% श्योर है कि रिजल्ट होगा। देखिए आप फातिमा एक साथ आई थी, फातिमा ले गई, आपका डेंगू हो गया तो आप पीछे आ गई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग फर्स्ट करना जरूरी होता है। इसमें क्या होगा? इसमें पाठ वस्तु विश्लेषण, कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण व उनको लिखना आदि क्रियाएं होती है। यानी कहने का मतलब जो पाठ वस्तु है, जो आपका टॉपिक है, इसका विश्लेषण करेंगे, उसका कार्य का विश्लेषण करेंगे, फिर उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे।
छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे, एनालाइज करेंगे। अब इसको समझिए, पाठ वस्तु का विश्लेषण। मुझे किस चीज़ को कल पढ़ाना है, प्लानिंग कहाँ करेंगे? प्लानिंग हम घर पर करेंगे ना, यहाँ पर आकर प्लानिंग नहीं ना करेंगे। हम प्री एक्टिव फेज में प्लानिंग करेंगे, वहाँ पर किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है। तो मुझे पता है कि हमको क्या पढ़ाना है, टीचिंग पढ़ाना है। अब हम पाठ वस्तु का क्या किए, विश्लेषण कर लिए। उसके बाद हम पाठ वस्तु पढ़ाने जाएंगे तो कौन कौन सी क्रिया करेंगे, यानी टीचिंग स्किल कौन कौन सा, कैसे प्रेजेंटेशन होगा, कैसे स्टिमुलस वेरिएशन होगा, कैसे प्रॉम्बिंग ऑफ क्वेश्चन होगा। ये सब चीज़ हम पहले कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण हम तय करेंगे कि बीएड का हम क्लास ले रहे हैं, सीटेट का हम क्लास ले रहे हैं, एस्टेट का हम क्लास ले रहे हैं, हम बीपीएससी का क्लास ले रहे हैं। ये स्ट्रेटजी बनती है, रणनीति बनती है, तब हम जा कर करके फेंकते हैं। पढ़ना तो सब कुछ रहता है, आपका बीएड, सीटेट और एस्टेट और यूजीसी नेट में टीचिंग पढ़ना रहता है वही, लेकिन हम क्यों बीएड में ऐसे करते हैं, सीटेट में ऐसे करते हैं, एस्टेट में ऐसे करते हैं और यूजीसी नेट में ऐसे कर देते हैं। पढ़ना तो वही है ना। तो ये क्या, उद्देश्यों के निर्धारण करके ही हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देते हैं, विषय वस्तु को हम देते हैं। शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजिंग। जब हम प्लानिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज किस आधार पर होगा, ऑर्गेनाइज कब होगा, समझिए ध्यान से। जब हम क्लासरूम में आते हैं तो ये अंतःक्रिया अवस्था होता है, इंटरैक्टिव फेज होता है, यानी टीचर और स्टूडेंट क्या हुआ, जुड़ा। जब टीचर और स्टूडेंट जुड़ते हैं तो इसमें जो शिक्षण विधि होता है, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसकी टीचिंग मेथड क्या है, चयन हम करेंगे। हम चयन करेंगे, टीचिंग मेथड चयन करेंगे ना कि आकर के लेक्चर देने लगेंगे, नहीं। हम चयन करेंगे कौन मेथड से हमको पढ़ाना है। फिर टीएलएम का हम यूज करेंगे। टीएलएम यूज इसलिए किया जाता है कि बच्चे को अटेंशन देना है। उसके बाद क्या है, जो संप्रेषण युक्ति है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है, हम स्मार्ट बोर्ड यूज किए हैं। स्मार्ट बोर्ड आप देख रही हैं, उसे समझ रही हैं, हम घेरा लगा रहे हैं, वीवीआई कर रहे हैं, ये आपका क्या जा रहा है, अटेंशन जा रहा है ना। किसका अटेंशन जा रहा है, लर्निंग का अटेंशन जा रहा है। कि सहायता से हम क्या करेंगे, अधिगम वातावरण निर्माण करेंगे। ओके, प्लानिंग के बाद क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ। थर्ड क्या हुआ, मोटिवेशन। जब हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, पूरे अटेंशन से सुनिएगा। ये क्या है, मोटिवेशन है। मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, व्यवहार की दिशा को निर्देशित करना। व्यवहार की दिशा को निर्देशित करना। दिशा को कौन निर्देशित कर रहा है, टीचर निर्देशित कर रहा है। कैसा मोटिवेशन दे रहा है, आंतरिक। अभी हम आपको कैसा दे रहे हैं, आंतरिक दे रहे हैं। आपको अंदर से लग रहा होगा कि इससे क्वेश्चन आएगा तो कभी नहीं छूटेगा, हम उसको बना डालेंगे, उसको हम जब्बा कर डालेंगे, हो गया ना। ये क्या है, मोटिवेशन है। आपके अंदर आग लगा हुआ है कि सीटेट एग्जाम अभी ले ले, हम दम से आएगा इससे क्वेश्चन हम बना डालेंगे। फिर क्या है, शिक्षण अधिगम का नियंत्रण, कंट्रोल। जब हम मोटिवेट होते हैं तो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। क्यों कंट्रोल करते हैं, कहीं ना एक ही विषय में हम भागे जा रहे हैं, दूसरा विषय नहीं पकड़े। आपको टीचिंग में मन लगेगा, डेली टीचिंग पढ़े लगेगा, लैंग्वेज कब पढ़िएगा, हाँ। फिर एनसीईआरटी बुक कब पढ़िएगा। तो क्या कीजिएगा, कंट्रोल करना जरूरी होता है, हाँ। ऐसे देखिए, लड़ाई करते हैं, लड़ाई में मोटिवेट हो जाते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए भी कोई आता है ना, पब्लिक आता है, या तो आपके हस्बैंड आते हैं, या आपके मम्मी पापा, या भाई बहन, कोई आता है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। तो इसलिए क्या है, मोटिवेट ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए कंट्रोलिंग ज़रूरत है। ये क्या है, शिक्षण अधिगम की सफलता को जांचना, पुनः योजना बनाना और मूल्यांकन करना। कंट्रोल में हम मूल्यांकन करते हैं कि क्या हम मोटिवेट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हाँ। सही हो रहे हैं कि मोटिवेट की सही नहीं हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। व्यवहार की दिशा निर्देशित हो रही है, सही हो रही है कि नहीं हो रही है, सही हो रही है। ये खुद व खुद अंतरात्मा बोलने लगता है। इतना समझ गए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया कि एजुकेशन और टीचिंग में संबंध क्या है। हमने पढ़ाया कि हाँ, शिक्षण और अनुदेशन में क्या संबंध है। हमने और आगे क्या पढ़ाया, हाँ, शिक्षण अधिगम
हाँ, ये क्या है? संबंध। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया? शिक्षण के सोपान। उसके बाद हम क्या पढ़ा रहे हैं? शिक्षण सिद्धांत। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये 100% श्योर है कि आपके टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं और ये आपका टॉपिक आगे बहुत ही हर एक चीज़ में भूमिका निभाएगा। बीएड, सीटेट, स्टेट जिसमें दीजिए सब में भूमिका बेहतर निभाएगा। शिक्षण का पहला, शिक्षण के सिद्धांत। सिद्धांत है क्या? सिद्धांत है क्या? सिद्धांत का अर्थ होता है नियम और कानून जिस पर आप वर्क करती हैं। कोई सिद्धांत पे, कोई डिसिप्लिन पे आप वर्क करती हैं। जो डिसिप्लिन पर वर्क आप करती हैं वही तो सिद्धांत है, वही तो नॉर्म है। आइए, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? हम कहें कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान किसे कहते हैं? एनीवन बताए थे ना? व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार का अध्ययन करना क्या होगा? मनोविज्ञान होगा। जैसे बाल मनोविज्ञान, तो बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। हम चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों हम आप लोग को पढ़ने कहते हैं? क्यों टीचिंग में दिया जाता है? क्यों जो जितना सारे टेट एग्जाम होते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि बालक के व्यवहार की जानकारी एक टीचर को रखना है। जैसे शिल्पी बोली, हाँ हाँ मैडम एकदम से ऐसा ही हुआ था। तो कहने का अर्थ है कि जो आप बोल रही हैं अनुभव, आप तुरंत आपके व्यवहार के द्वारा वो अनुभव पता चल जाएगा टीचर को कि ऐसा ही व्यवहार करिए, ये लक्षण है। समझ गए बात को? तो ये व्यवहार का अध्ययन करना एक टीचर का प्राथमिकता है। तब ना, जैसे डॉक्टर के पास जाती हैं तो क्या करता है? आइए आइए, नस ऐसे पकड़ता है, बीट देखता है, हार्ट बीट देखता है, कहता है कि हार्ट बीट तो आपका लगता है लो चल रहा है, हाई चल रहा है, तबीयत खराब है ना? हाँ, उसके बाद नॉर्मल चलता था, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, आप लगता है टेंशन में थोड़ा सा, ठीक है, बढ़िया से रहिए, ठीक हो जाइएगा। किसको देखता है? पल्स को। टीचर उसी तरह से देखता है बच्चे के व्यवहार को। उसके बाद कहता है आइए हम ठीक कर देंगे, एक आध 2 रोज क्लास कीजिए, दम से ठीक हो जाइएगा फिट। आइए, मनोविज्ञान सिद्धांत क्या है? तत्परता। जब आप किसी काम को तत्पर से नहीं करेंगे, सीखने का आधार क्या है? सीखने का नियम क्या है? पहले हम इसको समझेंगे। किसी चीज को हम सीखने जाते हैं तो सीखने के नियम क्या है? सीखने के नियम कौन दिया था? सीखने का सिद्धांत कौन दिया था? थॉर्नडाइक। अरे ये सब बताइए। तत्परता, अभ्यास का नियम, और क्या है? प्रभाव का। किसी चीज को हम सीखना चाहते हैं, किसी चीज को हम सीखना चाहते हैं तो तत्पर रहना जरूरी रहता है। हेलो, किसी चीज को हम सीखना चाहते हैं तो तत्पर रहना जरूरी रहता है। जब तक आप तत्पर नहीं रहिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। तत्पर कहने का अर्थ क्या हुआ? तत्पर रहने का अर्थ क्या हुआ? जिज्ञासापूर्ण, इंटरेस्ट लेना, डेली प्रेजेंट रहना, अप टू डेट वर्क करना, ये क्या है? तत्पर है। अभ्यास का सिद्धांत, हम तत्पर रहें और अभ्यास भी करते रहेंगे तब जा कर के हम सीखेंगे, तब आप पर प्रभाव आएगा। और यदि हम तत्पर अभ्यास नहीं करेंगे तो होगा नहीं। डेली हम क्लास आ रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, लेकिन हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं। टीचर पूछ रहे हैं तो अच्छा कल बताएंगे। पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन कहने का मतलब क्या है? बच्चों की क्रिया करने के लिए, बच्चों की क्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं? दंड देते हैं या पुरस्कार देते हैं या प्रशंसा करते हैं या निंदा करते हैं या डांटते हैं या दुलार करते हैं? कुछ भी करते हैं ना। जैसे आप 1-2 रोज नागा कर जाइएगा, फ़ोन करके पूछेंगे कहाँ है, क्या है, आ रहे हैं, आते हैं तो समझाते हैं, नहीं समझते हैं, बार बार वही क्रिया आपकी रहती है, अनुक्रिया रहती है, तो हम क्या करते हैं? रेनफोर्समेंट क्रिया करते हैं, रेनफोर्समेंट एक्टिविटी करते हैं। ये क्या है? रेनफोर्समेंट का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, मनोरंजन एवं परिवर्तन का सिद्धांत। जब हम शिक्षण करते हैं तो क्या है? जब हम शिक्षण करते हैं तो एंटरटेनमेंट करवाते हैं ना। एंटरटेनमेंट कहने का अर्थ क्या हुआ? कि गाना गाने लगते हैं,
नहीं, जो कन्वर्जेंट लेक्चर है उसको हम डाइवर्जेंट कर देते हैं। डाइवर्जेंट कहने का मतलब कि दूसरा टॉपिक निकाल लेते हैं। जैसे हम कहें कि क्या अभिषेक, बीपीएससी का क्वेश्चन बन गया, हाँ बना, टेस्ट दिए थे उसका सर्कुलेशन किए, जितना आपका क्वेश्चन गलत गया वो सही किए, एनसीईआरटी बुक में देखें, ये क्या है, डाइवर्जेंट लेक्चर है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो अभिषेक का नींद टूट गया। नींद टूट गया मतलब क्या, कि जो डलनेस महसूस कर रहे थे वो क्या हुए, वो मोटिवेट हो गए, अटेंशन फुल हो गए। अब ये क्या है, मनोरंजन एवं परिवर्तन का सिद्धांत है, इसी के द्वारा, डाइवर्जेंट लेक्चर के द्वारा। स्वाधिगम का सिद्धांत, कभी कभी बच्चे अपने से भी सीख कर अपने से भी कर करके सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग जैसे हम कह रहे हैं कि अलका कही कि क्वेश्चन नहीं बना है, हम ये क्वेश्चन बनाए, मैडम पढ़ाई है, अब क्वेश्चन बनाया नहीं बना। शिल्पी कही अरे तुमको नहीं आता, वहाँ पर कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, जा करके देखो तो। अब ये फिर क्या करेगी, फिर कॉपी को पढ़ेगी, फिर क्वेश्चन को पढ़ेगी, कॉपी को पढ़ेगी, ये फिर क्या करेगी, सेल्फ लर्निंग करेगी, उसको फिर से देखेगी बढ़िया से, रियल में बात लिखी हुई है, क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे कह रहा है, ये क्या हुआ, सेल्फ लर्निंग हुआ। समूह गतिक सिद्धांत, समूह में क्रिया कर करके सीखना। समूह में क्रिया करके ज़्यादातर सीखते हैं बच्चे, समझ रहे हैं। सृजनात्मक आधारित यानी नए नए तरीका का निर्माण करके सीखना। समूह गतिक सिद्धांत कब होता है, जब आप ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन करती हैं। अब एक ग्रुप में बैठ गई और उसका क्या किए, 10 को क्वेश्चन निकाल लिए, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। ठीक है, आपका बेसिक सही नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, समूह गतिक सिद्धांत है, यानी समूह में गतिशीलता कर करके हम क्या करते हैं, सीखते हैं, शिक्षण करते हैं, अधिगम करते हैं, और दूसरा जो पढ़ा रहा है वो क्या करता है, शिक्षण करता है। शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत, ज्ञानात्मक का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान समझ बोध के विकास पर बल देना। ज्ञानात्मक में क्या क्या होता है, ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या होता है, इस चीज को देखेंगे, जानते हैं। इतना पॉइंट रहता है ना, इस पॉइंट को यदि क्लियर नहीं कीजिएगा आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ज्ञानात्मक पक्ष, ब्लूम के टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक पक्ष आता है। इसमें क्या होता है, ज्ञान रहता है, फिर क्या रहता है, अवबोध रहता है, अवबोध रहता है, उसके बाद क्या रहता है, अनुप्रयोग रहता है, अनुप्रयोग रहता है, उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद क्या रहता है, विश्लेषण रहता है, विश्लेषण रहता है, उसके बाद क्या रहता है, संश्लेषण रहता है, संश्लेषण रहता है, देन क्या रहता है, मूल्यांकन रहता है, मूल्यांकन रहता है। यदि हम इंग्लिश में जानना चाहें तो वो क्या रहता है, नॉलेज रहता है, नॉलेज रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहता है, एप्लीकेशन रहता है, फिर क्या है, एनालिसिस रहता है, सिंथेसिस रहता है, इवैल्यूएशन रहता है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश, हिंदी है हिंदी। तो ये क्या है, शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी हम बच्चे में ज्ञान समझ और बोध क्या करते हैं, लाते हैं, उसका डेवलपमेंट पर बल देते हैं। शिक्षण का गणितीय सिद्धांत, यानी हम शिक्षण को क्या करते हैं, व्यवस्थित और संगठित तरीके से परोसते हैं। व्यवस्थित और संगठित तरीके कहने का मतलब क्या हुआ, कि पहले हम बताएं शिक्षण क्या है, फिर हम क्या बताएं शिक्षा अनुदेशन में क्या संबंध है, फिर हम बताएं शिक्षा शिक्षण में क्या संबंध है। तो ये सब क्या है, सब गणितीय सिद्धांत है। परिमाणात्मक दिशा का प्रयोग करते हैं किस में, गणितीय सिद्धांत में। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत कहने का अर्थ हुआ कि हम जब शिक्षण करने आते हैं तो एक निश्चित उद्देश्य ले करके आते हैं, जो स्पष्ट रहता है, निश्चित पूर्ण होना चाहिए। बिना उद्देश्य का शिक्षण क्या होता है, सफल नहीं होता है। हमने उद्देश्य तय करके आया कि आज हम टीचिंग का जो सिद्धांत है पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर से 1-2 क्वेश्चन लड़ ही जाएगा और हम इसको बेहतर तरीके से समझा दें तो बच्चे समझ रहे बात को। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत कहने का अर्थ हुआ कि कक्षा कक्ष में बच्चों की स्वतंत्रता देनी चाहिए। किस चीज़ की स्वतंत्रता देनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का अर्थ क्या है, कि बच्चों को अपने जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं बच्चे, समझ रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न को पूछने की छूट देनी चाहिए। समझ गए बात को।
पूर्व अनुभव का सिद्धांत। पूर्व अनुभव का सिद्धांत कहता है कि जब हम शिक्षण करते हैं तो मेरे पास जो अनुभव है, पीछे का अनुभव है, वही हम क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं और बच्चों को अधिगम करवाते हैं। ये क्या है, पूर्व अनुभव का सिद्धांत। किस पर आधारित होता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, छात्र को क्रियाशील रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं, और एक्टिविटी करवा करके हम क्या करते हैं, अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन एक्टिविटी के द्वारा बच्चे करते हैं। और बच्चे में क्या हो जाती है, बच्चे में क्या आ जाती है, क्रियाशीलता आ जाती है। बच्चे में क्या आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है। बच्चे क्रियाशील हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, किसके द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा। अभी रुकिए ना, एक्टिविटी हम करवा रहे हैं, एक्टिविटी क्वेश्चन देंगे तो एक्टिविटी होगा ना। बाल केंद्रित का सिद्धांत, जो मेरा पाठ्यक्रम है वो चाइल्ड सेंटर है कि शिक्षक केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर है कि टीचर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर है। क्यों चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों की रुचि के अनुसार है। बालक की क्या आवश्यकता है उसको सोचना है, बालक की क्या रुचि है उसको सोचना है, अभिव्यक्ति के बारे में सोचना है, उसकी क्षमता के बारे में सोचना है, और मानसिक अंतर के बारे में सोचना है। तभी ये क्या है, बाल केंद्रित का सिद्धांत है। यहाँ पर टीचर क्या काम करेगा, एक मार्गदर्शन देने का काम करेगा, प्रमर्दार्थी का काम करेगा, सलाहकर्ता का काम करेगा। समझ गया। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जब हम टीचिंग करते हैं तो हर एक बच्चे में सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, इंटरेस्ट लेवल अलग होता है, मेंटल लेवल अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, एक टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पर ही बच्चे को शिक्षण करना चाहिए, तब बेहतर अधिगम होगी। वास्तविक जीवन से संबद्धता, ये कहता है क्या, एनसीएफ 2005 कहती है कि जब बच्चों को टॉपिक से जोड़ते हैं, विषय वस्तु से जोड़ते हैं, तो जब आप उदाहरण देते हैं, क्योंकि आगमन विधि द्वारा पढ़ाना चाहिए, जब आप उदाहरण देते हैं तो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण होनी चाहिए, तब बच्चे इसे अच्छी तरह समझेंगे और अमल कर पाएंगे। समवाय का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाते हैं। बिना जोड़े हुए पढ़ाएंगे तो बच्चे का क्या होगा, ये रट्टू हो जाएगा, और रट्टू हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं समझ में आएगा। समवाय कहने का मतलब है किसी, जैसे मान लिया कि किसी चीज़ से जोड़ करके पढ़ाना। जैसे हम कह रहे हैं कि लाइट का वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी कैसे, हम जो सेवन टाइप लाइट है, रंग है, उसका फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे होगा, तो हम क्या कर देते हैं, विग्योर कर देते हैं ना। तो किसी चीज़ से क्या किए, हम जोड़ लिए। या दूसरे सेंस में जब हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ करके पढ़ाते हैं, ये क्या हुआ, समवाय का सिद्धांत हुआ। समझ रहे हैं, हाँ, समन्वय भी कहते हैं। आइए, इसे एकीकरण भी कहते हैं। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत कहने का मतलब क्या है, प्लानिंग। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो प्लानिंग कहाँ पर कर लेते हैं, घर पर कर लेते हैं। तब हम घर ही पर क्या करते हैं, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग का 2 खंड हम बताएंगे पिछले क्लास में, सिलेक्शन और क्या होता है, डिवीजन होता है। इंग्लिश समझ रही है ना। ये नियोजन होता है, ये क्या है, नियोजन है, और ये क्या है, आपका चयन है, और ये क्या है, आपका विभाजन है। जब हम प्लानिंग घर पर करते हैं प्री एक्टिव फेज में, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का चयन करते हैं। सब्जेक्ट का चयन में भी हम टॉपिक का चयन करते हैं, और टॉपिक को हम क्या करते हैं, यूनिट में बांटते हैं। और बांट करके हम, जो मेरा 45 मिनट है, 1 घंटा, उसके अनुसार बांट करके हम क्या करते हैं, स्पष्ट विषय वस्तु को करते हैं, और क्या करते हैं, सरल बनाते हैं, ताकि बच्चे इसे अच्छी तरह से समझ सके। क्लियर। क्रियाओं का सिद्धांत, हम कह रहे हैं कि क्रिया करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। प्रयोजनवाद क्या कहता है, प्रयोजनवाद क्या कहता है, प्रयोजनवाद कहता है, प्रैग्मेटिक कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे क्रिया कर करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। जब तक आप क्रिया ना करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। ये क्या है, सक्रिय अधिगम है। और यदि क्रिया नहीं करवावें तो ये क्या होगा, रट्टू। अनुकूल वातावरण एवं उचित नियंत्रण का सिद्धांत, अनुकूल वातावरण का अर्थ क्या हुआ, हल्का, इस सिद्धांत को आप करेंगे, अनुकूल वातावरण एवं उचित नियंत्रण का सिद्धांत।
अनुकूल वातावरण कहने का अर्थ हुआ कि जो आपके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट हो। जैसे फेवरेबल एनवायरनमेंट कहने का अर्थ है कि आप सीटेट करने आई हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए कि compete करने वाला। अब यहाँ आई गाना सुन रही हैं, यहाँ आई गप कर रही हैं, घर का गप कर रही हैं, टीचर लेट आ रहे हैं, बच्चे हैं जो इधर उधर कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, क्या हो गया? अनुकूल वातावरण नहीं होगा, प्रतिकूल वातावरण होगा। लेकिन शिक्षण का अनुकूल वातावरण रहेगा यानी पूरे शांत रहेगा तो क्या होगा? अधिगम बेहतर होगा। उचित नियंत्रण का सिद्धांत कहने का मतलब है क्लासरूम मैनेजमेंट। अब टीचर इधर कर रहे हैं, अब बच्चे पीछे गप कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग नहीं ना है। कंट्रोलिंग नहीं है तो हो जाएगा टीचिंग? नहीं, क्योंकि आधा बात टीचर समझाएं इधर तो ठीक है, जब इधर हुए हाँ क्या खाई थी आज, क्या कपड़ा खरीदी थी कल, बस हो गया। टीचर फिर इधर हुए, फिर चुप, क्या समझिएगा? हेलो, आपके क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर मेरा चेहरा याद आएगा। वो बात याद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दैट्स सॉल्व। विभाजन का सिद्धांत, विभाजन कहने का हम आगे बता चुके हैं कि हम चयन करेंगे तो विभाजन भी करेंगे। सहयोग एवं अभ्यास का सिद्धांत, टीचिंग करते हैं तो सहयोग, सहयोग कहने का अर्थ हुआ कि बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। बच्चे के साथ कक्षा कक्ष में कठोर व्यवहार नहीं किया जाता, मित्रवत व्यवहार किया जाता है। और हमेशा अभ्यास, हम पढ़ाएं, हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आपका क्या हो रहा है? अभ्यास। अब हम कल जो पढ़ाएं आज हमें रिपीट करना जरूरी है। आप टीचिंग करती हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए, कल जो टॉपिक को पढ़ाएं आप जैसे ही जाती हैं तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपका होता है प्रीवियस, जो प्रीवियस क्लास हुआ उसको आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, बच्चे उससे जुड़ेंगे। कल जो बच्चे नहीं आए हैं वो जुड़ेंगे, या कल जो बच्चे थे लेकिन ध्यान कहूँ और था या वर्कआउट नहीं किए हैं तो अभी जुड़ेंगे, जो प्रेजेंट नॉलेज दिया जा रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में। एक क्या हुआ? सिद्धांत क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत?